नमस्कार साथियों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 लेकर के आए। पार्ट 1 पहले पढ़ा चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए, वो अपलोड है। अगर उसको नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, फिर पार्ट 2 को देखिएगा तो आपको समझ में बेटर आएंगे। ये जो पार्ट 2 है इसको गौर करके देखेंगे। पार्ट 1 को देख करके उसका प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिए, फिर पार्ट 2 को देखिएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से नहीं छूटेंगे। देखेंगे आज हम देखे हुए कूलम का नियम, विद्युत बल और कूलम का नियम दोनों पढ़ रहे हैं। ध्यान से समझेंगे इधर से। विद्युत बल कहते हैं किसको? समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश के बीच आकर्षण। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो ठेलेगा, जिसको प्रतिकर्षण कहेंगे, और कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो खींचेगा, उसको आकर्षण कहते हैं। कहता कि समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश के बीच आकर्षण होती है। इस प्रकार दोनों के मध्य एक बल कार्य करती है, जिन्हें विद्युत बल कहते हैं। मतलब कोई ठेलता है और कोई खींचता है, ये दोनों के मध्य एक बल कार्य करती है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत बल। क्या कहते हैं? विद्युत बल। कहता कि यह आकर्षित तथा प्रतिकर्षित दोनों प्रकृति का होता है। अभी बताया कि अगर वो खींचेगा तो आकर्षित करना होगा, अगर वो ठेलेगा तो प्रतिकर्षित करना होगा। तो ये दोनों प्रकार की होती है। तो अगर पूछे विद्युत बल किस प्रकृति की होती है, आकर्षित की प्रतिकर्षित, आकर्षण की प्रतिकर्षण, तो दोनों हम लोग ऑप्शन में मारेंगे, दोनों होंगे। यह एक केंद्रीय बल है जो संरक्षी बल का एक अंतर्गत आता है। संरक्षी बल, असंरक्षी बल, ध्यान से समझेंगे। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं कि बीच में कोई भी बल है, वो इधर से भी खींच करके रखा, इधर से भी खींच करके रखा, तो संरक्षण में रखा हुआ, तो बैलेंस करके रखा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संरक्षी बल। ये बीच में इसलिए क्या बोलते हैं? इसको केंद्रीय बल या संरक्षी बल कहते हैं। ध्यान से समझेंगे यहाँ चीजों को। यह बल आवेश के बीच रखी माध्यम पर निर्भर करती है। यह जो बल है, वो जो आवेश है, आवेश उसके माध्यम पर जो रखा हुआ जो माध्यम, कौन सा माध्यम होगा, इस पर बहुत बड़ा निर्भर करता है। जिस जो माध्यम होगा उस प्रकार से यह बल काम करेगी। आगे देखेंगे हम लोग इसमें कूलम का नियम। गौर करके यहाँ पे लिख दें कि लिखा देते हैं? एक बार लिखाते हैं, फिर नहीं लिख पाते हो तो हम लिखा देते हैं, फिर लिख देते हैं। कहता है ऐसा लिख भी देते हैं। देखो, किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखो क्या बताए, ध्यान से समझेंगे, इस नियम को समझाते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होती है, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता क्या? पहले एक लाइन इधर समझाते हैं। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, ये ए और ये बी, और ये और 1/b, दोनों में देखेंगे क्या वही चीज हम लिखेंगे। आप ये और बी अगर एक बार ये गरियाए ना, ये भी एक बार गरिया दी, ये 2 बार गरियाएगा ना, ये भी 2 बार गरिया देगा, मतलब समान प्रतिक्रिया होगा। एक लपड़ तुम मारा तो उधर से भी खींच करके एक लपड़ देगा। यार क्या कर रहा है? समानुपाती। ऐसा को देखता है, इसको गरियाएगा ना और चुप ना, तो कभी कभी इधर से एकदम टाइट हो जाए, क्या कर रहा है, उधर से देखता है नॉर्मल हो जाएगा। एग्जाम्पल समझाए क्या? जीजा और साले, इधर से एक बार आ, उधर से एक लपड़, क्या कुछ नहीं। यहाँ पे देखो पति पति टाइट, पत्नी कम डाउन। छोड़ो, घर का मैटर है, थोड़ा शांत हो जाता होगी। तो यहाँ पे वही चीज होता है। समानुपाती मतलब दोनों बराबर, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब एगो ऊंचा एगो नीचे, मतलब
एक को बढ़ाएंगे दूसरे का घटेगा, और दूसरे का बढ़ाएंगे पहले का घटेगा। समझ गए ना? तो वही बात यहाँ पे लागू कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। कूलम का नियम कहता क्या, इस बात को समझाते हैं, ध्यान से समझेंगे। कूलम का नियम कहता कि किन्हीं दो बिंदु आवेश, यहाँ पे देखो एक बिंदु आवेश, किन्हीं दो बिंदु आवेश, यहाँ पे गौर करके ध्यान से देखेंगे, अच्छा नियम है, तो समझ में आ जाएगा। एक बिंदु आवेश यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु आवेश यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु आवेश Q1 और एक बिंदु आवेश Q2, दो बिंदु आवेश, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी को हम लिए R, क्या ले लिए R। क्या कहता कि किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, मतलब कह रहा है कि ये जो है Q1 Q2 दोनों आवेश के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होती है। तो समीकरण नंबर 1, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, किसका, बल का, इक्वेशन। तथा उसके बीच की दूरी, दूरी क्या r है, बीच की दूरी क्या r, उसके बीच की दूरी के वर्ग के वेग के समानुपाती, मतलब उल्टा, मतलब उसके बीच की दूरी, दूरी को वर्ग का वेग के समानुपाती, मतलब 1/r का स्क्वायर, ये उसके बीच की दूरी के वर्ग के वेग के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2, समझ गए? समीकरण नंबर 2 आप देखना, हम यहाँ पे अगर सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से कर करेंगे। एफ दोनों में तो यहाँ पे लिख दिए एफ, ये वाला चिन्ह दोनों में, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रिवर्स प्रोपोर्शनल यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 और बट्टे नीचे हम क्या आर स्क्वायर। समझ रहे ना? कुछ नहीं किए, ये दोनों को सॉल्व करें तो एफ है, एफ यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, आप ध्यान से समझें। जब कभी भी समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दोनों साथ में दिखे तो वहां पे हम लोग उसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म को लाएंगे, कांस्टेंट नियतांक। तो जैसे इस चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर देंगे, और जब बराबर देंगे ना तो इसके लिए लाएंगे के, क्या लाएंगे के, और यहाँ पे फिर क्या Q1 Q2 नीचे में क्या आर स्क्वायर। यही तो कूलम का नियम कहता है, कूलम का नियम यही कहता है। फिर से देखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों का जब सॉल्व कर देंगे, दोनों का सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे F समानुपाती Q1 Q2/r स्क्वायर, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो क्या आएगा के, क्या आएगा के, क्या आएगा के, ध्यान से समझेंगे वर्ग। ये के क्या है के, तो यह कूलम कांस्टेंट, कूलम का नियतांक, कूलम नियतांक, नियतांक गौर करेंगे। ये जो के का जो वैल्यू होता है ना, के का, इसको लिखते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के का वैल्यू होता है, गौर कर रहा ना, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू होता 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ध्यान समझेंगे चीजों को। अगर के का वैल्यू ये है और अगर एग्जाम में कहीं इस प्रकार से आ गई तो F बराबर के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ऐसे भी तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे के का कभी मान पूछेगा ना तो के का हम लोग मान क्या लिखेंगे
9 गुना 10 पर पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? या तो आप एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका ये बन सकता है क्वेश्चन, या तो फिर यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। तो फिर से समझाते हैं एक बार। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला, अच्छा किन्हीं दो स्थिर बिंदु यहाँ पे जोड़ लेना एक बार, स्थिर बिंदु, किन्हीं दो स्थिर बिंदु यहाँ पे बिंदु को कर लेना। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट, देखो यहाँ यही बात बोले, F समानुपाती होता है Q1 तथा Q2 का, और उसके बीच की जो दूरी है इसका वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात। फ्रॉम इक्वेशन 1 तथा 2 यहाँ पे लिखेंगे F इतना Q1 Q2 होता है R²। यहाँ पे अगर हम समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आएगा? क्या? और Q1 Q2 बटे क्या नीचे R²। यहाँ पे देखेंगे K का मान, ये क्या है? एक कूलम कांस्टेंट है, कूलम नियतांक है, जिसकी वैल्यू होता है 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। अच्छा, इसको क्या बराबर लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी ध्यान रखना इसको चीजों को। आप इसके आगे चलते हैं, कट गया? अच्छा देख लिया होंगे आप लोग, कट गया। आगे चलते हैं, इसको देखेंगे आप लोग बार करके। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, वही लिखे हुए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है क्या? हवा या निर्वात में पाराविद्युतता या विद्युतशीलता। आगे चल करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, पाराविद्युतता या विद्युतशीलता देखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता वो होता 8.85 गुना 10 पर पावर -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप वर्क करें, यदि Q1 इक्वल टू Q2 बराबर 1 कूलम हो, हम Q1 तथा Q2 दोनों को मान लिए 1 कूलम के बराबर। क्या मान लिए? 1 कूलम के बराबर। और M को माने हुए कितना? 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। तो फॉर्मूला हम लोग अभी क्या देखे थे? फॉर्मूला देखे थे K Q1 Q2 बटे R² देखे थे। तो गौर करेंगे यहाँ पे ध्यान से, इस जगह पे यहाँ पे हम यहाँ पे ना एक चीज कर सकते हैं, Q1 Q2 बटे R²। अगर इसको हम लिखना चाहे तो फॉर्मूला है F बराबर Q1 इंटू Q2 R बटे R²। इसका टोटल का टोटल कितना माने हुए हैं? 1 किलो 1, और इसका R भी कितना माने हुए हैं? 1। कट के कितना आ जाएगा? 1। ऐसे सिचुएशन में बल का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब गौर करेंगे चीजों को, इसको नहीं, हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या आएगा इस जगह पे? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इस जगह पे क्वेश्चन आता। अच्छा एक बात बताते हैं, ये तो कांस्टेंट टर्म है मेरा, है कांस्टेंट, मान लिया कांस्टेंट, तो ये समानुपाती दे देंगे, और नहीं भी दिया तो इसको कांस्टेंट मान लिया इसका। और Q1 Q2 का मान लिया 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और नीचे R ही रहने देते हैं, तो 1/R²। इससे क्या फायदा मिला? एक बात गौर करके देखेंगे। इससे ये फायदा मिला कि क्वेश्चन आता कि यदि R का मान 2 गुना कर दिया जाए तो F का मान कितना गुना? देखिए ना, R का मान 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, तो 1/4 हो जाएगा। चौथाई एक और लिखते हैं, और पूछता ऐसा पूछेगा, यदि R को आधा गुना कर दें, हाफ गुना, तो F का मान कितना? देखो यहाँ पे हाफ गुना करेंगे ना, तो देखिए ना, और निचवा में कितना? 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे 1/4 ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। यदि R को आधा गुना करेंगे तो बल लगेगा 4 गुना, क्योंकि R को बढ़ाएंगे, R का मान को आधा करेंगे तो बल उसका हो जाएगा 2 गुना, तो 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, यदि R को 2 गुना करेंगे तो आपका मान 1/4, अगर इसको 1/2 करेंगे तो इसका मान 4 गुना। अच्छा एक और देखते हैं, यदि R बराबर √2 गुना कर दें, कितना गुना? √2 गुना हो तो F बराबर कितना? तो यहाँ पे √2 करेंगे, √2 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 1/2 गुना। 1/2 गुना कितना गुना हो जाएगा? 1/2 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 1/2 गुना। आप बात को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार से कुछ भी यहाँ पे R का मान दे देंगे, हम लोग इसको निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए विद्युत बल रेखाएं का गुण, थोड़ा सा समझेंगे इसको, अच्छा से गौर करके समझेंगे।
यहाँ पे हम ले लिए माइनस प्लस और यहाँ पे ले लिए माइनस। हम इसको बोल रहे हैं, सिर्फ समझा दे रहे हैं, लिखना खुद से आप लोगों को, हम नहीं लिखाने वाले हैं, आप लोग खुद लिखेंगे इसको, हम समझा दे रहे हैं। विद्युत बल रेखाएं का गुण क्या क्या होता है पहले गौर करके देखेंगे। ये विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती है और माइनस को एंट्री मारती है, प्लस से निकलती है और माइनस से एंट्री मारती है। ध्यान से समझेंगे, प्लस से निकलेंगे और माइनस की ओर एंट्री मारेंगे ऐसे। इधर से निकल रही है प्लस से और माइनस की ओर एंट्री मार, प्लस से निकलती है और माइनस की ओर एंट्री मारती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी नहीं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी नहीं। विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती है और माइनस को एंट्री मारता है। फिर बोल, तो पहला कंडीशन देखना, विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकली, माइनस की ओर एंट्री मार। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती है, 90 डिग्री पे निकलती है, 90 डिग्री पे एंट्री मारता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, विद्युत बल रेखाएं, अच्छा आप लोग लिख रहे हैं ना, कितना हमसे लिखवाएंगे, बोल रहे हैं लिखेंगे, रोक कर करके इसको एक एक करके लिख रहे हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश की ओर प्रवेश करती है, पहला पॉइंट। दूसरा का, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तीसरा का, विद्युत बल रेखाएं जहां पर पास पास होगी वहां पर प्रतिबल और जहां दूर दूर होगी वहां पे दुर्बल, यानी कि जहां नजदीक होगा वहां पे ज्यादा खींचेगा और जहां दूर होगा वहां पे कम खींच पाएगा, उसकी शक्ति कम होगा। तो विद्युत बल रेखाएं, तीसरा पॉइंट लिखेंगे गौर करके, विद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती है वहां पे प्रबल होती है और जहां दूर दूर होती है वहां पे दुर्बल होती है, यानी कि कमजोर होती है। विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती है और लंबवत प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती है और लंबवत प्रवेश करती है। इसके और गुण बताते हैं, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण करता है तथा खुले लूप का दोनों का निर्माण करता है। कैसे? खुला बनाते हैं, देखें ये प्लस और ये माइनस, यहाँ ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, नम्मत निकलती है, यहां से ये निकल रही है, ये निकल रही है और यहाँ पे ऐसे एंट्री मार रही है। यहाँ निकल रही है, यहाँ पे रही है, कि खुला लूप हो गया, खुला लूप। क्या हो गया? खुला लूप। तो देखेंगे विद्युत बल रेखाएं जहां पे पास पास होती है वहां पे प्रबल होती है, जहां दूर दूर होती है वहां पे दुर्बल होती है। फिर से सारा पॉइंट को एक बार बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश की ओर प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती है वहां पे प्रबल और जहां दूर दूर होती है वहां पे दुर्बल होती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती है, लंबवत प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप तथा खुले लूप दोनों का निर्माण करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बंद लूप तथा खुले लूप दोनों का ये निर्माण करता है। अच्छा, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए, कर करेंगे, विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आवेश घनत्व, गौर करके सुनेंगे, क्वेश्चन पूछता है, बड़ी अच्छा टॉपिक, गौर करके सुना, समझाते। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर होता है यहाँ पे मास बटे वॉल्यूम। देखेंगे ध्यान से, ये जो द्रव्यमान बटे आयतन है, आयतन तो इसी को बोलते हैं एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? घनत्व। एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान उपस्थित है उसी को क्या बोलेंगे? घनत्व। अगर पेड़ को बोलना, एकांक पेड़ में, एकांक आयतन में उपस्थित पेड़ को पेड़ का घनत्व बोलेंगे। पेड़ का, जिसका बोले ना उसी का, कलम का बोल दो,
तो कलम सर ये क्या आयतन है, मान लेते हैं ये क्या है, द्रव पदार्थ है मान लेते। एक बोलेंगे एकांक आयतन में कलम के द्रव्यमान को कलम का घनत्व बोलेंगे। समझने क्या बोल रहे हैं, बात समझने की कोशिश करना। जिसको पूछे उसी का द्रव्यमान। ये कितना प्रकार, 3 प्रकार की होती है। आवेश घनत्व 3 प्रकार की, सीधे सीधे देखना। आवेश घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कितना प्रकार, 3 प्रकार। कितना प्रकार, 3 प्रकार। एक देखो रेखीय आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व और आवेश या आयतनिक आवेश घनत्व। गौर करेंगे 3 प्रकार। यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लिखे, बाकी उधर परिभाषा नहीं लिखे। क्यों, क्योंकि इसको समझाते हैं, परिभाषा खुद से लिखा जाएगा। देखेंगे ध्यान से। प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कैसे परिभाषा लिखेंगे देख लेना। प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों की कुल मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर क्या देखेंगे, प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की कुल मात्रा को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। प्रत्येक आयतन, कुछ करना देख रहे, प्रत्येक एकांक लंबाई पर, तो प्रत्येक एकांक आयतन पर आवेशों की मात्रा को आवेश या आयतनिक घनत्व कहते हैं। आवेश या आयतनिक घनत्व कहते हैं। गौर करेंगे कि आवेश घनत्व जो होता है, आवेश घनत्व कितना प्रकार, 3 प्रकार। कौन कौन, रेखीय आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व, आवेश या आयतनिक आवेश घनत्व। जो रेखीय आवेश घनत्व है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, इसको लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, लैम्डा। जो सतह आवेश घनत्व है इसको क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा द्वारा दिखाते हैं, सिग्मा। और आवेश या आयतनिक को चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, इसको दिखाते हैं रो के द्वारा। किसके द्वारा, रो के द्वारा। गौर करेंगे, ये जो लैम्डा होता है, परिभाषा हुआ प्रति एकांक लंबाई पर, अगर लंबाई पर बता दी, सारा वही चीज, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखो यहाँ पे कैसे बदल दे सबका, प्रति एकांक लंबाई लिख देंगे आप, प्रति एकांक क्षेत्रफल, यहाँ खाली क्षेत्रफल लिख देंगे, प्रति एकांक यहाँ आयतन, खाली आयतन लिख देंगे। सारा का सारा वही है, परिभाषा रखने में टेंशन नहीं है। देखो प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को सतह आवेश घनत्व, प्रत्येक एकांक आयतन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को आवेश या आयतनिक घनत्व कहते हैं। कुछ नहीं तो क्या समझाए, कुछ नहीं, उल्लू समझना नहीं। समझना है कि जो आवेश घनत्व होता है ना, आवेश घनत्व, जो आवेश घनत्व होता है उसका फॉर्मूला F द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। और ये 3 प्रकार होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व और आवेश का आयतनिक घनत्व। देखना यहाँ पे ध्यान से गौर करेंगे। प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को सतह आवेश घनत्व, प्रत्येक एकांक आयतन पर आवेश की कुल मात्रा को आवेश की आयतनिक घनत्व कहते हैं। 3 प्रकार। इसको सूचित करते हैं किसके द्वारा, लैम्डा के द्वारा। इसके सूचित करते हैं सिग्मा के द्वारा, और इसको सूचित करते हैं रो के द्वारा। देखो लैम्डा मात्रक, आवेश का क्या, कूलम, और यहाँ पे लंबाई का क्या से, मीटर से, तो कूलम बटे मीटर किसका, रेखीय आवेश का मात्रा, सतह आवेश का। यहाँ पे कूलम, और ये क्षेत्रफल को क्या, मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे रो का, आवेश का या आयतनिक का, यहाँ पे देखेंगे तो कूलम, और इसको मीटर क्यूब, कूलम या मीटर क्यूब, तो इसका सेंटीमीटर क्यूब, किसका, सेंटीमीटर सॉरी, कूलम प्रति मीटर क्यूब, कूलम प्रति मीटर क्यूब, किसका, रो का। तो तीनों का मात्रा देख लो, कूलम बटे मीटर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति घन, तीनों का तीनों। यहां पे देखेंगे कूलम प्रति मीटर, यहां पर कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यहां पे कूलम प्रति घन मीटर क्यूब।
कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों का तीनों मात्रक हो गया, आवेश घनत्व यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट इसका जो वीडियो आएगा उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे, वहां से बहुत क्वेश्चन राइज होता है, बहुत सारा, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखेंगे, कॉलम का नियम वगैरह को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 पहले पढ़ाए हुए, ये पार्ट 2 है, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। तब तक के लिए जय हिंद।